हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं दृष्टि टीचिंग एप्लीकेशन पर। दोस्तों, ये जो सेशन है ये बहुत ही शानदार सेशन है, इस वजह से कि जैसा कि मैंने अपनी प्रारंभिक क्लास में आप सभी के साथ अपने विचार साझा किए थे कि हम लोग जो 1000 प्रश्नों के माध्यम से जो MCQ लेकर आ रहे हैं, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन टिक नहीं करवाएंगे बल्कि प्रश्नों की सारगर्भित व्याख्या करेंगे, जिसमें आपके कंसेप्ट क्लैरिटी, जैसे कोई थिंकर है उस थिंकर से जुड़े जितने भी विचार हो सकते हैं, जो भी बुक्स हो सकती हैं, इनफैक्ट उनके जो दूसरे विकल्प हैं उनसे जुड़े जो विचार हो सकते हैं, जो उनकी बुक्स हो सकती हैं, जो कथन हो सकते हैं, उन सभी चीजों को हम साझा करेंगे। तो चलिए इस बढ़िया शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली यूनिट है समाजशास्त्री सिद्धांत, और इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ये प्रश्न जो आपका पेपर कैंसिल हो गया था जून 2024 वाला, उससे आया हुआ प्रश्न है, लेकिन अभी इसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो आपको इसकी गंभीरता समझ में आएगी कि ये क्लास क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि B.R. अम्बेडकर की रचनाओं को सही कालानुक्रम में लगाइए, यानी कि ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि चारों पुस्तकें किसकी हैं? B.R. अम्बेडकर की हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि सही कालानुक्रम में लगाना है। तो कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये पुस्तक 1917 में लिखी गई थी। सबसे पहले सिर्फ हम प्रश्न पर आते हैं, फिर इसकी व्याख्या पर आएंगे। दूसरी पुस्तक है हु वर शूद्रास, शूद्र कौन थे, है ना, हु वर शूद्रास। तो ये पुस्तक इन्होंने 1946 में लिखी थी, 1946 में लिखी थी। फिर आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति से मुक्ति, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये पुस्तक इन्होंने 1936 में लिखी थी, 1936। एंड चौथी पुस्तक है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, कि अछूत कौन थे और वो क्यों अछूत हुए। तो ये पुस्तक इन्होंने 1948 में लिखी। अब देखिए ट्रेंड क्या है कि ये तक पूछने लग गया है कि क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी बताओ। अब इस तरीके के प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा सा टिपिकल होता है, परंतु कोई नहीं, हम लोग करेंगे। तो देखिए 3 सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा, जो कहीं ऑप्शन में नहीं, तो यहीं से कहानी बन जाती है कि B ऑप्शन हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, क्योंकि 3 नंबर पर ये पहले नंबर पर आ गया, फिर ये 1936 दूसरे नंबर पर आ गया, फिर उसके बाद 1946 तीसरे नंबर पर आ गया, और चौथे नंबर पर 1948 आ गया। तो ये कहानी है। अब हम बात करते हैं अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर, इनका पूरा नाम बाबा साहब भीमराव रामजी राम अम्बेडकर था, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था? बाबा साहब भीमराव रामजी राम अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल को, इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891, और जो इनकी मृत्यु है 1956 में हुई थी। इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। इनका जो जीवन है, कह सकते हो कि एक संघर्षों का इनका जीवन था। इनका जीवन कोई बड़ी आसान चीज नहीं थी, ठीक है। अंबेडकर का जो जन्म है वो बेसिकली महू नामक जिले या स्थान पर हुआ था, और अंबेडकर ने बचपन से ही एक बौद्धिक प्रतिभा इनके अंतर्गत पाई जाती थी। अंबेडकर जो है पहले ऐसे व्यक्ति हैं दलित के तौर पर जिन्होंने विदेश में शिक्षा अर्जित करी थी। दलित, प्रथम दलित हैं जिन्होंने विदेशी शिक्षा प्राप्त करी थी।
इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपी, और इस पर इनका इकोनॉमिक्स का पीएचडी भी था। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका इस तरीके से था। ठीक है, तो चाहे तो कास्ट इन न्यू इंडिया हो, कास्ट इन इंडिया हो, चाहे तो एनिलेशन ऑफ कास्ट हो, चाहे तो फेडरेशन ऑफ वर्सेस फ्रीडम हो, या फिर मिस्टर गांधी एंड इमिंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स हो, है ना, या फिर राणा डे गांधी हो या जिन्ना हो, या फिर इनकी पुस्तक स्टेट एंड माइनॉरिटी हो, है ना, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया हो, या तो कई सारी ये पुस्तकें भी लिखते हैं। अब आगे इनके काम के बारे में जानते हैं कि इन्होंने और क्या क्या चीजें की हैं। तो अंबेडकर ने 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया, और 1936 में ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन बनाया। 1936 में ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन बनाया, ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन बनाया। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। इन्होंने एक बड़ी बात बोली थी, इन्होंने कहा था कि भारतीय समाज में दलितों का कोई स्थान नहीं है। और इसके लिए पूरी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। ठीक, इन्होंने कहा कि भारत में वर्ण व्यवस्था, वर्ण संघर्ष पाया जाता है, ना कि वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। और ये वर्ण संघर्ष, वर्ण कितने होते हैं? 4। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कहते हैं कि एक वर्ण संघर्ष पाया जाता है ना, जो एक तरीके से, चूंकि शूद्र सबसे नीचे की जो है जाति है, इसलिए ऊपर के लोगों के खिलाफ वो संघर्ष करती कि ताकि उसको ऐसे अधिकार मिल पाए। ठीक है, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय कभी भी आए तो किसका जवाब लगाएंगे? अंबेडकर का। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन्होंने कहा, अंबेडकर साहब ने कहा कि हम लोगों को राजनीतिक आजादी मिल गई है, राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो गए हैं, लेकिन सही मायने में सामाजिक अधिकार हमें तब प्राप्त होंगे जब हम, सही मायनों में हमें सामाजिक अधिकार जब प्राप्त होंगे तब हम अपने आप को स्वतंत्र और समुन्नत समझेंगे। तो ये बेसिकली सामाजिक जो अधिकारों के बड़े पुरोधा थे। ठीक है, इनका कहना था कि राजनीतिक अधिकार किताबी चीज हैं, उनको हमें सामाजिक धरातल पर लेकर आना पड़ेगा। इन्होंने
32 का पूना जो समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, उसमें भाग लिया था जो गांधी जी प्लस अंबेडकर के बीच हुआ था। क्योंकि जो है, जो अंबेडकर हैं, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग ले लिए थे और इससे ये कह रहे थे कि मैं दलितों का पहले नेता हूं, भारत का दूसरे बार नेता हूं, पहले मैं दलितों का प्रतिनिधि हूं, हमें दलितों के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो उस लिहाज से इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और कहा कि दलितों को भी मुसलमानों की तरह अलग प्रतिनिधित्व मिले। फिर जो है इस बात से गांधी जी को लगा, तो गांधी जी ने एक अनशन पर वो बैठे, फिर वो जो है या अनशन पर थे जेल में, तो इनसे मिलने गए और वहां भी पूना समझौता हुआ। तो समझौते में बात निकल कर आई कि अंबेडकर ने कहा कि आप तो वर्ण व्यवस्था के और जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, आप कैसे हमारे लिए हेल्प करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं लेकिन जाति व्यवस्था का विमर्थक हूं, उसका मैं समर्थन नहीं करता। ठीक है। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने, जहां पर दलितों को गांधी जी ने क्या नाम दिया, हरिजन। गांधी जी क्या नाम देते हैं, हरिजन नाम देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करे तो समाज से अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक। लेकिन इन सब बातों से अंबेडकर उतना इंप्रेस नहीं होते और बहुत सारी चीजों पर गांधी जी से इनका मतभेद भी होता है। अंबेडकर लगभग 1935-36 में बात बोल देते हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और बाद में फिर ये करीब 2 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं या धारण कर लेते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म क्यों धारण करते हैं, क्योंकि वो सबसे कम असमानता वाला धर्म है। ठीक, इसलिए बौद्ध धर्म धारण करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मैं समझता हूं। ठीक है, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न कितना शानदार है। प्रश्न कह रहा है कि दुर्गेन के श्रम विभाजन के विचारों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला विकल्प है, श्रम विभाजन से व्यावसायिक प्रकार की विशेषज्ञता उत्पन्न होती है और इसलिए विशिष्ट प्रतिभाओं, क्षमताओं और मनोवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि श्रम विभाजन से व्यावसायिक कार्य की विशेषज्ञता उत्पन्न होती है और इसलिए विशिष्ट प्रतिभाओं और क्षमताओं और मनोवृत्तियों का विकास होता है। एकदम सही बात है भाई। अब इन्होंने श्रम का विभाजन किस पुस्तक में बताया था, इनकी पुस्तक है समाज में श्रम का विभाजन, और यह इनका पीएचडी का विषय भी था। इसमें इन्होंने समाज को 2 भागों में बांटा। एक समाज को क्या कहा, यांत्रिक समाज। यांत्रिक समाज मतलब प्राचीन समाज।
दूसरे समाज को क्या कहा? सावयवी समाज, यानी आधुनिक समाज। तो यांत्रिक समाज यानी जो प्राचीन समाज है, इसके जो नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कैसे हैं? वो सरल हैं। दंड का प्रावधान कैसा है? राजा का है, मनमाना है। श्रम संबंध कैसे हैं? सरल है। अनौपचारिक संबंध है इस समाज में। लेकिन जो ये समाज है, यहां पर क्या है? जटिल संबंध है। अनौपचारिक संबंध की जगह औपचारिक संबंध है पूरे तरीके से। जटिल श्रम विभाजन है। यानी किसी कार्य विशेष में जो दक्षता है उसके आधार पर आपको काम मिलेगा, है ना। कानून कैसा? दमनकारी कानून नहीं, प्रतिकारी कानून है। तुम अपनी मर्जी से किसी को दंड नहीं दे सकते। जो कानून में लिखा है उसके हिसाब से आपको चीजें करनी है। तो ये सारी बातें इसमें आती। तो पहला बिंदु एकदम सही हो जाता है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसके विशिष्ट गुणों के अनुसार किया जाना चाहिए, इसलिए प्रत्येक को एक समान शिक्षा प्रदान नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिसमें, इनका कहना है कि जिसमें जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए, ना कि सबको कक्षा 5 में या कक्षा 6 में बिठा के शिक्षा दे दी जाए। ठीक है। तो इनकी एक पुस्तक है मोरल एजुकेशन, इनकी बुक है मोरल एजुकेशन। उसमें इस तरीके की बात कहते हैं, शिक्षा नैतिक भी होनी चाहिए, शिक्षा में नैतिकता का गुण भी होना चाहिए। तीसरा है, व्यक्तिवाद का विस्तार श्रम विभाजन से संबंधित है। बिल्कुल, व्यक्तिवाद अब कैसे बढ़ रहा है? जब श्रम विभाजन बढ़ा है, जटिल श्रम विभाजन है। लोग एक दूसरे से उसका अपने सिर्फ हितों की पूर्ति के लिए, अपने कार्य के लिए जुड़ रहे हैं, ना कि उनके प्रति मन में भाव, श्रद्धा, सम्मान ऐसा कुछ है इसलिए जुड़ रहे हैं। लोग दूसरे से जो जुड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण है कि लोग ये जो है उनसे काम पड़ेगा, उनसे लाभ होगा, इसलिए दूसरे से जुड़ते हैं। इसलिए दूसरे व्यक्ति से लोग जुड़ रहे हैं। तीसरा है, तो ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के सिद्धांतों की वृद्धि के उद्विकास मॉडल के साथ साथ तुलना की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो जो श्रम विभाजन है उद्विकास के साथ इसकी बिल्कुल तुलना की जा सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम समाज की बदलती व्यवस्था और संरचना का अध्ययन कर पाते हैं। अगला, श्रम विभाजन मात्र औद्योगिकवाद का प्रतिफल है। जो श्रम विभाजन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्टेंट है। ठीक है, औद्योगिकरण का क्या है? प्रतिफल है। तो इस लिहाज से भी ये बिंदु सही हो जाता है। भाई औद्योगिकरण अब हो रहा है तो आदमी को कौन चाहिए? स्पेशल काम करने वाले। इंजीनियर भी स्पेसिफिक, किसी काम विशेष में तुम बहुत ज्यादा दक्ष हो तब आपको काम पे रखा जाता है। जनरल काम करने वाले की कोई पूछ नहीं, है ना। तो ये है। अब दुर्खीम के यहां पर हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। दुर्खीम कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। फ्रांस के नागरिक थे। ठीक है। इनका जो जन्म है 1858 में हुआ। मृत्यु है ये 1917 में हुई। कब हुई? जब इनका बेटा आंद्रे मारा गया। आंद्रे मर गया था, उसके बाद ये परेशान हो गए, अटैक से इनकी मृत्यु हो गई।
दुर्खीम की जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनकी पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक है, मोरल एजुकेशन, फिर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, फिर द सुसाइड, फिर है द सोशलिज्म। तो ये इनकी बहुत सारी क्या है पुस्तकें हैं दुर्खीम की। दुर्खीम के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए या अवधारणाएं कहना चाहें हम, तो सबसे पहला है सामाजिक तथ्य। ये इनकी मेथोडोलॉजी भी है। तो सामाजिक तथ्यों के उन्होंने 4 भागों में बांटा, बाह्यता, बाध्यता, सामान्यता और स्वतंत्रता, ठीक। तो ये कहते हैं एवरीथिंग इज सोशल फैक्ट। समाज में घटने वाली सभी घटनाएं क्या है सामाजिक तथ्य हैं। दूसरा अवधारणा क्या है सामाजिक सुदृढ़ता, फिर क्या है आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या को इन्होंने 4 प्रकार से बांटा, अहमवादी, परार्थवादी, मानक शून्य या प्रतिमानहीनता, और अगला है आदर्श या भाग्यवादी। 4 तरीके से इसको बांटा, ठीक है। इनकी एक अवधारणा है सामाजिक धारा का सिद्धांत। सामाजिक धारा क्या है जैसा समाज है, जैसे मूल्य हैं, जैसे वैल्यू हैं, जैसा फैशन, उसी के हिसाब से रहना ही सामाजिक धारा है। फिर इनका धर्म का सिद्धांत है। इसी धर्म के सिद्धांत में ये ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हैं। और क्या कहते हैं जो धर्म है समाज में एकता लेकर आता है। फिर आता है प्रतिमानहीनता, एनोमी। प्रतिमानहीनता क्या है तो कहते हैं समाज में किसी भी घटना की बढ़ी दर समाज के लिए क्या है हानिकारक है। इनका एक कंसेप्ट है समूहवाद या समाजशास्त्रवाद।
प्रत्यक्षवाद पर भी इनके विचार हैं। प्रत्यक्षवाद के अलावा अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो दुर्खीम को सामाजिक प्रतिनिधान के लिए भी जाना जाता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए, सामूहिक प्रतिनिधान के लिए भी जाना जाता है। दुर्खीम ने इसके अलावा क्या कहा था, समाज क्या है, स्वयंभू है, या समाज ही वास्तविक देवता है। ठीक है, तो दुर्खीम का एक व्यापक विश्लेषण आपके सामने हो गया। अगला प्रश्न है और शानदार प्रश्न है, जून 2024 में यह प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न आइए देखते हैं क्या कहता है। अल्फ्रेड सुट्ज, प्रश्न पढ़िएगा, अल्फ्रेड सुट्ज के अनुसार कर्ता एक सामान्य व्यक्तिनिष्ठ दुनिया कैसे निर्मित करते हैं। जो एक्टर हैं वो एक सामान्य व्यक्तिनिष्ठ दुनिया कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही बड़े थिंकर हैं ये। कर्ता मतलब जैसे आप, अच्छा जैसे ये लोग, ये जो चिंतक हैं ये व्याख्यात्मक चिंतक हैं। इनके अध्ययन के केंद्र में व्यक्ति है। अध्ययन के केंद्र में कौन है, व्यक्ति है। व्यक्ति केंद्रित अध्ययन पर ये लोग जोर देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, वे अपने मस्तिष्क में नियमों, सूत्रों, समुचित आचार के उदाहरणों का वहन करते हैं जो अपनी सामाजिक दुनिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, इन नियमों, सूत्रों और अवधारणाओं और सूचनाओं का प्रयोग उपलब्ध ज्ञान के व्यक्तिगत भंडार के रूप में किया जाता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, ज्ञान का ऐसा भंडार लोगों को संदर्भ और अभिविन्यास की रूपरेखा प्रदान करता है जिसके आधार पर वे अपने आसपास की दुनिया में व्यवहारिक रूप से अंतःक्रिया करते हुए इन घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो नॉलेज वर्ल्ड की ये बात करते हैं, मतलब हर चीज के लिए जरूरी क्या है, आपका अपना ज्ञान। जैसे दिल्ली में आप रहते हो, किसी शहर में रहते हो, अंततः आपका नॉलेज ही आपका साथ देगा, आपका ज्ञान भंडार ही आपका साथ देगा और कुछ नहीं। आप, वरना लोग आपको क्या कर लेंगे, ठग लेंगे, बेवकूफ बना देंगे। चौथा बिंदु है, लोगों की वास्तविकता उनके ज्ञान के भंडार पर आधारित नहीं है, गलत। ठीक है, ज्ञान के भंडार पर ही आधारित। भाई जैसे आदमी क्या कहता है, आज जैसे तुम किसी बात के लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो क्यों फील करते हो, क्योंकि यू हैव नॉलेज, आपको उस विषय में ज्ञान है, आपने उस विषय में पढ़ रखा, आपको उस विषय की समझ है, तभी तो आप किसी भी चीज को अपने हिसाब से, आप अपने विवेक के आधार पर उसको करते हो। तो इसलिए यहां पर ये बात आती है। अब बात करते हैं अल्फ्रेड सुट्ज की। तो अल्फ्रेड सुट्ज अल्फ्रेड सुट्ज अल्फ्रेड सुट्ज एक जर्मन अमेरिकी व्यक्ति थे। ठीक है, जर्मन अमेरिकी नागरिक थे, ये मायने नहीं रखता। इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। दूसरा है सिलेक्शन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ
द रिवर्स, है ना, कि जो है चयनितों की एक तरीके से समस्या कह सकते हो। फिर तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी। द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता की चुनौती या समस्या। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड। तो इस तरीके से ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, किसकी, अल्फ्रेड शुल्ट्ज की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनकी अवधारणाएं क्या हैं? तो पहली अवधारणा है ज्ञान का भंडार। जैसे आदमी क्या कहता है, मेच्योर हो गए। ज्ञान का भंडार कुछ नहीं, एक मेच्योरिटी का मामला है, जहां पर आप शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को जी कर, है ना, आप अपने तरीके से एक आपको एक्सपीरियंस आता लाइफ में। ठीक, आपको जिंदगी में क्या आता है, एक एक्सपीरियंस आता लाइफ में, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि दुनिया कैसी है, हमें कैसे रहना है, कैसे उसके साथ बेहतरी करनी है। और तुम अगर दुनिया को नहीं समझ सकते तो व्यक्ति को नहीं समझ सकते। इसलिए कई बार होता ना कि यार अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें पहले समाज को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम ठीक तरीके से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक घटना क्रिया विज्ञान इनका दूसरा कंसेप्ट है। घटना क्रिया विज्ञान। घटना क्रिया विज्ञान, तो घटना क्रिया विज्ञान को 3 आधारों पर देखते हैं। पहला है जीवन जगत, दूसरा है स्वाभाविक अभिवृत्ति, दूसरा क्या है, स्वाभाविक अभिवृत्ति, नेचुरल एटीट्यूड, तीसरा क्या है, अंतर व्यक्ति निष्ठता, इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी मतलब घटना क्रिया क्या, फेनोमेनोलॉजी क्या है, प्रघटना शास्त्र क्या है, कि तुम जिंदगी के साथ, जीवन जगत का मतलब है जो आपके आसपास का वातावरण है। जीवन जगत का मतलब स्वर्ग नहीं, आपके आसपास के वातावरण के साथ तुम कैसे लोगों के स्वाभाविक अभिवृत्तियां देखते हो, कि कैसे लोग स्मार्टली झूठ बोलते हैं, कैसे लोग व्यवहार करते हैं, कैसे लोग अच्छे लोग भी हैं, हर एक चीज को देखते हो। तो इंटर सब्जेक्टिविटी को देखते हो। ठीक है, इंटर सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, कि लोग निजी तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं और उसके साथ वो अपने व्यवहार को इस प्रकार से अंजाम देते हैं, आगे करते हैं, व्यवहार करते हैं किसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर जून 2024 का ही है। देखिए थिंकर्स को मैंने जैसा कि पहली क्लास में ही बताया था, गिडेंस ने एक आधुनिकता की मूल अवस्थाओं या संस्थाओं का कौन सा अंग यहां पर नहीं बताया। तो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, 4 बातें बताई हैं, उसमें से आपको पकड़ना है। ठीक है, तो एंथोनी गिडिंग्स किसकी बात करते हैं आधुनिकता के अंतर्गत, पूंजीवाद की बात करते हैं, एकदम ठीक है, निगरानी क्षमता की बात करते हैं, उद्योगवाद की बात करते हैं, और लोकतांत्रिकरण की बात ना करके इसके जगह किसकी बात करते हैं, राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, राष्ट्र राज्य की बात वो करते हैं।
अब इनकी बुक्स देखते हैं। कैपिटलिज्म इन मॉडर्न सोशल थ्योरी, फिर है द क्लास ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द क्लास ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फिर इनकी पुस्तक है द न्यू रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। अब यहां एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी प्रश्न पूछेगा कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसकी पुस्तक है, तो आपको जवाब देना है कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बुक गिवन बाय इमाइल दरखाइम, बट न्यू रूल जो है वो एंथोनी गिडिंग्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? एंथोनी गिडिंग्स की पुस्तक है। ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये एंथोनी गिडिंग्स की सबसे जरूरी पुस्तकें हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, ठीक है। तो अब इनके अवधारणाएं, जैसे एक अवधारणा है जिसको बोलते हैं प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी यह है कि जो व्यक्ति आजकल अपने आप को एकदम सिक्स पैक, जीरो फिगर मेंटेन रखना चाहता है, वही प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है। फिर इनका दूसरा कंसेप्ट है विलंबित आधुनिकता। फिर तीसरा कंसेप्ट है संरचनाकरण। फिर एजेंट और एजेंसी, एजेंट और एजेंसी का कंसेप्ट है। फिर डुअलिटी का कंसेप्ट है, द्वैधता। डुअलिटी या द्वैधता का कंसेप्ट है। ठीक है। इन्होंने आर्थिक विकास को 7 आधारों पर बताया। इन्होंने समाज में आर्थिक विकास को 7 आधार या चरण बताया। आर्थिक विकास के लिए 7 आधार या चरणों की बात करी। ठीक है। तो शिकारी समाज, दूसरा जो समाज है वो है कृषक समाज। तीसरा है कृषक, दूसरा समाज है कृषक समाज। तीसरा समाज है एनिमल सोसाइटी, पशुचारी समाज।
चौथा समाज है परंपरागत समाज। पांचवा है प्रथम दुनिया का समाज। यानी कि विकसित देश। दूसरा है विकास द्वितीय दुनिया का समाज। यह है विकासशील देश। और तीसरा है तृतीय दुनिया के देश। ये कैसे देश है? यह अल्प विकसित देश। जैसे अफ्रीका के देश हैं जो बहुत ही खराब कंडीशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने चर्चा करी है। अगला प्रश्न आता है मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप की संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, जो मैक्स वेबर का जो आदर्श प्रारूप है, देखो आदर्श का मतलब ही होता है वे चीजें, पहले आदर्श प्रारूप के बारे में समझ लीजिए, वे चीजें जो सच नहीं है परंतु सच जैसी दिखती हैं। वे चीजें जो सच नहीं है परंतु सच जैसी दिखती हैं, उनको आदर्श प्रारूप के अंतर्गत लाया गया। और इनका एक है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, वरस्तेहन। इन दो चीजों को मिलाकर इनका बनता है मेथोडोलॉजी। इन दो चीजों को मिलाकर इनकी क्या बनती है? मेथोडोलॉजी बनती है। ठीक है, तो मैक्स वेबर इस तरीके के चिंतक हैं। चलो, तो कहते हैं कि यह एक विश्लेषणात्मक रचना है जिसे जांचकर्ता वास्तविक घटना में समानता और विचलन का आकलन करने के लिए एक मापक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब एकदम सही बात है। जैसे कहा जाता है सत्य बोलना चाहिए, तो मापक के रूप में कैसे? जैसे बोला गया सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति है जो बहुत झूठ बोलता है, तो सच और झूठ के बीच में एक मापक लाइन होगी ना कि यार ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो सही आदमी नहीं है, और ऐसा करता है तो सही आदमी है। ये एक बाउंड्री उसके अंदर हुई ना, उसके काम में, उसकी चीजों में, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन हेतु मूल विधि प्रदान करता है। तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुलनात्मक विधि सत्य और असत्य के बीच में आपको फर्क करना सिखाता ना, कि जैसे आदर्श की तरफ, भाई पूरा आदर्श कोई नहीं प्राप्त कर पाता, राजा हरिश्चंद्र बनना बहुत कठिन है, परंतु जितना सच के नजदीक रहो उतना अच्छा है। तीसरा है आदर्श प्रारूप नैतिक आदर्शों की ओर संकेत करते हैं। गलत। आदर्श प्रारूप का निर्माण एक या अधिक दृष्टिकोणों की तरफ प्रबल होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखना होता है कि किस मार्ग से सच्चाई की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही नहीं है। अब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं। मैक्स वेबर कहां के समाजशास्त्री थे? जर्मनी के। एक जर्मन समाजशास्त्री थे। इनका जन्म जो है 1864 में और मृत्यु इनकी 1920 में हुई। ये बर्थ, ये इनकी है डेथ। ठीक, इनकी जो बुक्स हैं वो है, पहली पुस्तक जो बहुत पूछी जाती है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। इसमें इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। 6 धर्म का अध्ययन इस पुस्तक में इन्होंने करा था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है रिलीजन ऑफ चाइना, एक पुस्तक है रिलीजन ऑफ इंडिया, फिर रिलीजन ऑफ
फ्रांस, एक पुस्तक है द सिटी, एक पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एक पुस्तक है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, है ना। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन भी इनकी एक पुस्तक है। तो ये हो गई इनकी बुक्स। अब इनकी अवधारणाएं, सामाजिक क्रिया। तो सामाजिक क्रिया क्या है? ये कहते हैं कोई भी अर्थपूर्ण कार्य जिसे कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता हो, वो सारी चीजें क्या है? सामाजिक क्रिया है। मतलब कोई भी काम हो बस जिससे दूसरा व्यक्ति इफेक्ट होता हो, अगर इफेक्ट नहीं होता है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो 4 प्रकार से सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, ठीक है। एक है परंपरागत क्रिया, एक है करिश्माई क्रिया, करिज्मेटिक, फिर है ज्वैक रेशनल, और फिर है वर्ड रेशनल, ठीक है। तो 4 तरीके से सामाजिक क्रिया की बात ये करते हैं। तार्किक, मूल्यांकनात्मक, परंपरागत और करिश्माई क्रिया, ठीक है। 4 प्रकार की क्रियाएं हो गई। अब इनका वर्स्तेहन का एक सिद्धांत है। वर्स्तेहन का मतलब होता है व्याख्यात्मक समझ। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, व्याख्यात्मक समझ, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। फिर इनका एक नौकरशाही का भी सिद्धांत है। इनका एक शक्ति का सिद्धांत है, एक सत्ता की अवधारणा है, तो करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता और तार्किक सत्ता। 3 आधार पर ये बात करते हैं। और शक्ति की जो अवधारणा है वो 3 आधार पर है। इसमें आर्थिक शक्ति, दूसरा है राजनैतिक शक्ति, और तीसरा है सामाजिक शक्ति। तीन आधार पर इन्होंने शक्ति की अवधारणा दी। ये बाजार स्थिति की बात करते हैं। ये कहते हैं जिनकी एक प्रकार की आर्थिक स्थिति होती है वो एक प्रकार का बाजार स्थिति का निर्माण करते हैं। भाई खान मार्केट में कौन आदमी जाएगा? जो बहुत अमीर होगा।
और जिनकी एक प्रकार की बाजार स्थिति होती है उनका एक प्रकार का जीवन स्तर भी होता है। बंगलों में कौन आदमी रहता? अमीर। और झुग्गी झोपड़ी में कौन रहता? गरीब। अगर उसकी बाजार स्थिति एकदम कमजोर है तो वो झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, अगर वो अमीर है तो फिर महलों में रहेगा वाली बात है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, कौन सी कृति इरविंग गॉफमैन से संबंधित नहीं है या इरविंग गॉफमैन से संबंधित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। इंटरेक्शन रिचुअल, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, फ्रॉम एनालिसिस, फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, मतलब इससे जी क्या ही प्रश्न आएगा, मैं अभी बता चुका हूं। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। ये किसकी बुक है? अल्फ्रेड शुड्स की। ये क्या हो रहा है? अल्फ्रेड शुड्स की। तो इंटरेक्शन रिचुअल्स, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, फ्रॉम एनालिसिस, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? ये इरविंग गॉफमैन की। ठीक है, साथ में इनकी कुछ और पुस्तकें भी हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, प्रेजेंटेशन इन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। फिर है कम्युनिकेशन कंडक्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन कंडक्ट इन आइसलैंड कम्युनिटी। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, एक पुस्तक इनकी स्टिग्मा करके भी है। ठीक, तो ये सारी इनकी हो गई पुस्तकें। अब गॉफमैन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या थे? एक अमेरिकी सोशोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका में रहते थे। इनकी अवधारणाएं देखते हैं। अवधारणाओं की अगर हम बात करेंगे तो इनकी अवधारणा, एक अवधारणा है अग्रमंच, एक अवधारणा है पश्चिमंच। ठीक है, एक अग्रमंच, एक पश्चिमंच। फिर एक इनका एक टीम की अवधारणा है, एक है छवि प्रबंधन की, जैसे प्रभाव प्रबंधन भी कहते हैं, इंप्रेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं।
अभिनय, मुठभेड़ का एक कंसेप्ट है, मुठभेड़ एक कंसेप्ट है, अभिनय शास्त्री उपागम, ड्रामेटर्जी, ठीक है। फिर इंटरेक्शन क्रम या अंतःक्रिया का क्रम का भी एक कंसेप्ट है, अंतःक्रिया क्रम का भी एक अवधारणा इनके द्वारा दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेवी स्ट्रॉस की कौन से कृति नहीं, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रॉस की इनमें से कौन सी एक कृति नहीं है। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हैं टोटल अभी तक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है। तो लेवी स्ट्रॉस की कौन सी कृति नहीं, तो द रॉक एंड कुक्ड इनकी है कृति, ट्रिस्टेज एंड ट्रॉपिक्स ये भी कृति है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये भी इनकी कृति है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये इनकी पुस्तक है कि नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये रेडक्लिफ ब्राउन, एक पुस्तक किसकी, रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। और रेडक्लिफ ब्राउन कैसे हैं, एक संरचनात्मक प्रकारवादी या एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर हैं। कैसे थिंकर हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं। तो अगर हम ब्राउन की बात करें तो इनकी और रचनाएं क्या हैं, अंडमान आइलैंडर्स, टैबू, है ना, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप, फिर अगला है मेथड ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ठीक है। बाकी सब लेवी स्ट्रॉस की रचनाएं हैं। अगला है क्वेश्चन कार्ल मैनहीम से जुड़ा हुआ प्रश्न, कार्ल मैनहीम, ज्ञान से इनका काफी नाता है। कार्ल मैनहीम का ज्ञान के समाजशास्त्र इत्यादि से काफी जुड़े हुए चिंतक हैं। तो कार्ल मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र पर बहुत काम किया है। यानी कि आज का समाज कैसा है, जैसे आजकल स्टार्टअप वगैरह का जमाना है, तो स्टार्टअप वगैरह क्या है, नॉलेज इकोनॉमी ही तो है, कि वही व्यक्ति पावरफुल है,
वही व्यक्ति बेहतर है जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे स्टार्टअप का एक बौद्धिक समझ रखने वाला काम है कि कोई व्यक्ति कितना पावरफुल होगा यह उसकी नॉलेज पर निर्भर करेगा। दूसरा है, मैनहीम की प्रक्रियाएं तात्विक निष्कर्ष, ज्ञान और सामाजिक संरचना के मध्य संबंध को स्पष्ट करती हैं। तो दूसरा भी ठीक है, यानी कि जो मैनहीम की जो प्रक्रियाएं हैं वो तात्विक निष्कर्ष की तरफ जाती हैं, ज्ञान और सामाजिक संरचना के बीच संबंधों को बताती हैं। तीसरा, मैनहीम का तर्क है कि मार्क्स ने ज्ञान के समाजशास्त्र को आदर्श निर्मित किया कि ज्ञान जिसके व्यक्ति के पास होगा वो व्यक्ति बहुत पावरफुल होगा, बहुत ताकतवर होगा, बहुत प्रतिष्ठित होगा, उसकी क्षमता सर्वश्रेष्ठ होगी। बिल्कुल सही बात है। फिर मैनहीम ने आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया नामक पुस्तक लेखन नहीं किया, जबकि इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो ये गलत हो गया पॉइंट। चौथा है, मैनहीम के अनुसार ज्ञान के समाजशास्त्र राजनीतिक जीवन के वैज्ञानिक मार्गदर्शन हेतु प्रेरित कर सकता है। तो अगर नॉलेज होगा, जैसे आज आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तो बहुत फैक्ट पर बात करते हैं, बहुत ही जो है वो टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उनको स्टैटिक्स का बहुत अच्छा अनुभव है, नॉलेज बहुत अच्छा है, उसी हिसाब से वो अपनी बात रख पाते हैं, कर पाते हैं, समझा पाते हैं लोगों को, और उनके प्रेडिक्शंस लगभग इसी वजह से सही साबित होते हैं क्योंकि बहुत ही वो कह सकते हो कि इम्पार्शियल डेटा एनालिसिस करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं वो अपनी बात किसी को समझा पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो 1, 2, 3 और 5 इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात करी थी, एंथोनी गिडिंग्स की पुस्तक है, एंथोनी गिडिंग्स की से पुस्तक है। ठीक है, अब जैसे यहां दूसरे थिंकर हैं, बोर्डिलार्ड, उल्रिच बेक, बोर्दियू। उल्रिच बेक, ठीक है, एक बेसिकली ये क्या कहते हैं कि आधुनिक समाज कैसा है, रिस्क सोसाइटी है। जिस तरीके की उत्तर आधुनिक समाज को कैसा समाज मानते हैं, रिस्क सोसाइटी मानते हैं। इस नाम से ये बुक भी लिखते हैं, जोखिम समाज। ठीक है, पियरे बोर्दियू कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं। ठीक है, कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं पियरे बोर्दियू। ठीक है, आप लोगों ने बोर्डिलार्ड के बारे में नहीं ज्यादा पढ़ा होगा। तो बोर्डिलार्ड किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर सोसाइटी की। इनकी बुक्स की बात करें तो उपभोग समाज की बात करते हैं। ठीक, इनकी बुक में द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन है। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट भी इनकी एक पुस्तक है। सेलेक्टेड राइटिंग भी इनकी पुस्तक है। सेलेक्टेड राइटिंग भी इनकी एक पुस्तक है। इम्पॉसिबल एक्सचेंज
इम्पॉसिबल एक्सचेंज भी इनकी एक पुस्तक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल भी इनकी एक पुस्तक है। अब इनकी अवधारणाओं पर आते हैं, बोर्डिलार्ड की अवधारणाओं पर। बोर्डिलार्ड की अवधारणाएं क्या क्या हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। संकेत, संकेत की अवधारणा, प्रतीकात्मक विनिमय, उपभोग बाजार, चौथा साइबरनेटिक मॉडल, मृत्यु संस्कृति, हर्षोन्माद, उपभोग समाज, सिमुलेशन, नकल या प्रतिकृति, जैसे हम लोग पोर्ट्रेट देखते हैं ना, हूबहू उसी के जैसी लगती है। ठीक है, तो ये कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज जो है एक आहत समाज है। ठीक है, उत्तर आधुनिक समाज पर इनके विचार। ये कहते हैं कि जो उत्तर आधुनिक समाज है एक आहत समाज है। कैसा समाज है? आहत समाज है। ठीक, एक प्रकार के ये सांकेतिक समाज है। तो ये कहते हैं कि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, मनोरंजन, ज्ञान का उपयोग, ठीक, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अभिधारणाओं को समुच्चय को पार्सन्स के विचार के आधार पर अभिधारित किया जाता है? पार्सन्स के विचारों के आधार पर किसको बताया गया? तो ये मार्च 2023 जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। पहला है व्यवस्था के भागों के व्यवस्था और परस्पर निर्भरता के गुण होते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, व्यवस्थाएं आत्म अनुरक्षण क्रम अथवा साम्यता की ओर प्रवृत्त होती हैं। जो व्यवस्थाएं हैं
वो किसकी तरफ जाती हैं? आत्मानुरक्षण और साम्यता की तरफ, यानी सेल्फ डिफेंस और बेहतरी की तरफ वो चीजें जाती हैं। फिर कहते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी होती? गतिहीन होती हैं, परिवर्तन की व्यवस्थित प्रक्रिया में शामिल होती है। बिल्कुल ठीक है। अगली बात बोलते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने परिवेशों की सीमाओं का क्या करती है? अनुरक्षण करती हैं। अगला है व्यवस्था के एक भाग की प्रकृति अन्य बन सकने वाले भागों के स्वरूप पर प्रभाव डालती है। तो ये सारी बातें एकदम सही हैं। ये सारी जो बातें हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है। देखिए पार्सन्स जो हैं इनको फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी कहा जाता है, एक बृहद सिद्धांतकार कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी का मतलब होता है कि ऐसा समाजशास्त्री जो बहुत ही व्यापक व्याख्याएं कर सकने में सक्षम हो। ठीक है। तो पार्सन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इनको फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी कहा जाता है। इनकी बुक्स की बात करें तो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। दूसरा द एस्से ऑन सोशियोलॉजिकल थियरी। अगली पुस्तक है टूवर्ड्स ए जनरल थियरी ऑफ सोशल एक्शन। एक पुस्तक है द थियरी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। फिर है बुक द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम ये भी इनकी एक पुस्तक है। द सोशल सिस्टम भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब इनके में अगर अवधारणाओं की बात करें तो सामाजिक क्रिया की अवधारणा भी इनकी है। सामाजिक क्रिया की भी बात करते हैं। इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक है कर्ता और दूसरा है क्रिया और तीसरा है अभिप्रेरणा। भाई कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना। एक एक्टर होगा फिर वो कुछ ना कुछ करेगा तो है ही। और तीसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेट होगा तभी करेगा। फ्रस्ट्रेट आदमी रहेगा पढ़ पाता है क्या? फिर इनका सामाजिक मूल्य का एक कंसेप्ट है। सामाजिक मूल्य का कंसेप्ट बड़ा शानदार है। तो अभिव्यंजनात्मक मूल्य, दूसरा है
संज्ञानात्मक मूल्य, तीसरा है नैतिक मूल्य। तीन चीजों की बात करते हैं, अभिव्यंजनात्मक मूल्य, संज्ञानात्मक मूल्य और नैतिक मूल्य। ये तीन प्रकार के मूल्य हैं जिनकी बात ये करते हैं, पार्सन्स करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के बारे में इनके विचार बहुत स्पष्ट हैं। सामाजिक नियंत्रण को भी दो तीन तरीके से देखते हैं। पहला है अवरोधन, दूसरा पृथक्करण और तीसरा है अनुनयन। ठीक है, तो देखिए अनुनयन का मतलब है रिक्वेस्ट करना। जैसे स्वच्छ भारत है कि यहां सफाई करो, यहां गंदगी मत फैलाओ, एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग ऐसा करें। फिर अवरोधन, अवरोध का मतलब होता है जैसे आपने गंदगी फैलानी है मेट्रो में, 200 रुपए से 500 रुपए तक आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, उसमें किसी प्रकार से आपको छूट नहीं मिलने वाली। तो ये चीज यहां पर आ जाती है। फिर है पृथक्करण, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करोगे जो जिसमें आपने किसी को मृत्यु कर दी या किसी के यहां चोरी कर ली, किसी प्रकार के रेप बलात्कार के जैसे मामले में गए, तो आपको समाज से पृथक कर दिया जाता है। पार्सन यहां तक कहते हैं कि जो है पृथकगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देना चाहिए, है ना। यानी ऐसा कोई काम, जैसे घर में बच्चे नहीं छोटी छोटी गलतियां करते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, सब करते हैं, तो इनका कहना है पहले ही उनको कुचल दो, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि वो बड़ी चोरी या किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सके, ऐसा नौबत ही ना आए। ठीक है, फिर इनका एक कंसेप्ट है पैटर्न वेरिएबल का। प्रतिमान अनुरक्षण कहते हैं इसे। ये दो प्रकार का है, परंपरागत समाज और आधुनिक समाज के संदर्भ में। परंपरागत समाज और आधुनिक समाज के संदर्भ में। तो इसमें क्या होता है, भावनात्मकता होती है। ये परंपरागत समाज के लोग कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा भावनात्मक। इसके समाज के लोग कैसे होते हैं, इनमें होती भावनात्मक तटस्थता, है ना। भावुक होते हैं परंतु किसी चीज को साइंटिफिक ज्यादा देखते हैं। पहले क्या था, विशिष्टतावाद था कि किसी एक सीमित नजरिए में देखना। अब क्या हो रहा है, सार्वभौमिकता है आजकल के समाज में, सार्वभौमिकतावाद, कि पूरी दुनिया के संदर्भ में किसी चीज को देखने का प्रयास किया जाता है। परंपरागत समाज में से जाति व्यवस्था है, ये क्या है, प्रदत्त थी। अभी क्या है, व्यक्ति अपनी कोई क्वालिटी होती तो कैसी होती, उसकी अर्जित होती है। तो इस तरीके से ये बात करते हैं। फिर इनका एक आता है एजिल मॉडल।
एजिल मॉडल, या इसको गली मॉडल भी कहते हैं। ये है क्या? तो एजिल मॉडल को आप ऐसे समझो कि समाज ऐसे बटा हुआ है। ए का मतलब क्या है? एडेप्टेशन, अनुकूलन। एल का मतलब क्या है? लक्ष्य। एल का मतलब है गोल। आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन, एकीकरण। टी का मतलब, एल का मतलब क्या है? लेटेंसी। तनाव प्रबंधन। तो चार आधारों पर देखकर उनकी व्याख्या ठीक ढंग से करते हैं। कि जैसे आप शहर में गए तो शहर में सबसे पहला आपका लक्ष्य क्या होता है? कि यार आप किसी तनाव से मुक्त रहें। आप वहां एक लक्ष्य प्राप्त करने गए हैं तो वहां के कल्चर से, लैंग्वेज से सबसे आप अनुकूलन होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और शहरों में सिनेमा होता है, गांव में क्यों नहीं होता सिनेमा? शहरों में जादूगर जाते हैं, गांव में जादूगर क्यों नहीं जाते हैं? शहरों में ही तमाम तरीके के आपको पार्क मिलेंगे, गांव में पार्क क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वहां ये सब अलग तरीके का मैकेनिज्म है, अलग तरीके की व्यवस्था है जो समाज को बेहतर बनाती है। ठीक। फिर पार्सन्स सामाजिक संरचना के चार तत्व बताते हैं। सामाजिक संरचना के चार तत्व बताते हैं। तो संस्था, एजेंसियां, सामाजिक प्रतिमान, और प्रस्तुति और भूमिका। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, ये भी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंबेडकर से जुड़ा। अंबेडकर ने मार्च 2023 में आया था। अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के उद्धार पर बल दिया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और स्वयं के लिए दावा करना चाहिए। ठीक। उन्होंने कहा था, अंबेडकर ने दलितों की समतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के द्वारा मुक्ति चाहते थे और कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो। ये दोनों बातें एकदम सही है। ठीक है, अंबेडकर जो है, मैंने आपको अंबेडकर के बारे में डिटेल में बताया कि डिप्रेस क्लास फेडरेशन, डिप्रेस क्लास जो है ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ऐसी तमाम संस्थाएं बनाई। बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी, एनिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रास, है ना, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बुद्धा और जो है जैनिज्म, बौद्धिज्म, है ना, और तमाम पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। सामाजिक न्याय की अवधारणा दी और तमाम उनके चिंतन भी हैं। उन सभी के साथ साथ उन्होंने इस दिशा में भी काम करा। एक और दो दोनों सही हैं। उन्होंने दलितों के उद्धार पर बात करी और दलितों से भी कहा कि हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, भले पैरों में चप्पल ना हो, तभी तुम अपने इमेंसिपेशन की बात कर सकते हो, वरना कोई तुम्हें मुक्ति दिलाने नहीं आएगा। ठीक है, बुक्स हैं, एक तरफ सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है, बुक्स है और उनका मिलान करना है चिंतकों से। मार्च 2023 में आया है क्वेश्चन। देखिए बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इमाइल दरखाइम के जो पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, पहले का दूसरा मिल गया। एंथोनी गिडिंग्स अभी पीछे पढ़ाया, मैंने बताया, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड उनकी पुस्तक है। ठीक है, फिर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये फुकॉल्ट की पुस्तक है, और इन फेयर क्लाफ की पुस्तक है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। तो देखिए जो फूको हैं, अब यहां पर हम लोग उनके बारे में बात कर चुके हैं, तो फुकॉल्ट पर बात कर लेते हैं। फुकॉल्ट जेन्यूलॉजी ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले का दूसरा, बी का वन, पहले का दूसरा, बी का वन, सी का तीसरा और डी का चौथा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी एक अवधारणा है शक्ति की अवधारणा इनकी है। किसकी अवधारणा? इन्होंने शक्ति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने गहरी बात बोली थी। किसके बारे में? शक्ति के सिद्धांत के बारे में, क्योंकि उनका कहना था कि वही व्यक्ति बहुत पावरफुल होगा जो जितना शक्तिशाली होगा। तो शक्ति की अवधारणा से ये बहुत मेल खाते हैं। अगर मैं आप फूको की बात करें, फूको या फुकॉल्ट एक ही बात है। ठीक है, तो बर्थ एंड क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ऐसी इनकी कई सारी इनकी तो बुक्स हैं। फिर इनकी अवधारणाओं में शक्ति का सिद्धांत, दूसरा पेनोप्टिकन का सिद्धांत, ठीक है, जिस विमर्श डिस्कोर्स की अवधारणा, और इनका कंसेप्ट है कार्सेल सोसाइटी, कार्सेल सोसाइटी। ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? मिशेल फुकॉल्ट की हैं। मिशेल फुकॉल्ट की ये सभी अवधारणाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। मैक्स वेबर की निम्नलिखित कृतियों को कालानुक्रम में बताइए।
थिंकर्स के बारे में बात तो हमने कर ही ली है। इनकी पुस्तक है रिलीजन ऑफ चाइना, 1916 में आई ये पुस्तक, 1916 में पुस्तक आई। अच्छा, जैसे इनका मैंने बताया था, इनका जन्म 1864 में, मृत्यु 1920 में हुई, तो यानी सब उसके बीच का खेल है। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में। एंशियंट जुडाइज्म 1917 से 19 के बीच में ये पुस्तक लिखी है। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी उन्नीस सौ 21 में आई है। और फिर रिलीजन ऑफ इंडिया ये 1916-17 में। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा बताइए? बहुत क्लोज आंसर है इसका। चार पहले नंबर पर आ गया, चूंकि सबसे पहले है, तो इसी से मैच करा दो। 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, ठीक, चूंकि ये तो 1921 में आई है, तो इस तरीके से ये मैच हो जाएंगी। हिंदू सोशल सिस्टम भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो इनकी मृत्यु के बाद बहुत काफी समय बाद प्रकाशित हुई। ठीक है, एक पुस्तक इनकी और बहुत इंपॉर्टेंट है, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला है द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, तो ये सब पुस्तकें इनकी। अगला दुर्खीम की पुस्तकों को कालानुक्रम में बताना है। तो देखिए, ये तो आई 1897 में, सुसाइड, द रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर 1895, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीज लाइफ 1912, अठारह सौ 1893, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीज लाइफ 1912, डिवीजन लॉ 1895, मोरल एजुकेशन बताइए, मोरल एजुकेशन 1925, बस लगा दीजिए। अब दुर्खीम के बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर ही चुके हैं, तो 1893 यानी 2 पहले नंबर पर आएगा, 2 3। अच्छा, ये तो साल बता। इकोनॉमी की अवधारणा उनकी निम्नलिखित में से किन कृतियों में देखने को मिलती है? सॉरी, इकोनॉमी की अवधारणा उनकी किन कृतियों में देखने को मिलती है? तो देखिए, इकोनॉमी प्रतिमानहीनता की अवधारणा, चूंकि समाज ही आत्महत्या का कारण है, इनके हिसाब से समाज सबसे प्रमुख है, व्यक्ति
गॉड है, व्यक्ति द्वितीयक है। ठीक है, तो पहला, और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी चौथा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, एक सशक्त संसाधन के रूप में भाषा की भूमिका पर बल देता है जो कि विचारधारा और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित है। सीडीए फूको के सिद्धांतों और उपागमों पर विशेष रूप से आधारित है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों बातें एकदम सही हैं कि भाई आलोचनात्मक जो विश्लेषण है वो क्या कहता है, आलोचनात्मक जो विमर्श विश्लेषण है वो एक सशक्त संसाधन के रूप में भाषा की भूमिका पर बल देता है और एक बेसिकली कि सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवर्तन है उससे बहुत रिलेट करता है, उससे बहुत ज्यादा ये संबंधित है। ठीक है, तो ये बात एकदम 100% सही हो जाती है। फिर भाई एक तरफ सिद्धांत दिए हैं, एक तरफ थिंकर दे रखे हैं। गॉफमैन का सिद्धांत क्या है, अभिनय शास्त्री में पीछे ही बताया, ड्रामेटर्जी। एंथोनी गिडिंग्स का पीछे ही बताया, संरचनाकरण का सिद्धांत। सामाजिक पूंजी, पियरे बोर्दियू सामाजिक पूंजी की बात करते हैं। और अल्फ्रेड सुर्ज कैसे चिंतक है, प्रघटना शास्त्री। इनकी बुक अभी पीछे थे, फेनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, है ना। तो पहले का दूसरा और बी का तीसरा, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन यहां एकदम सही जवाब हो गया। अगला, मार्क्स की उन पांडुलिपियों का उल्लेख कीजिए जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। तो मृत्यु के बाद देखो जो उनकी जो कृतियां प्रकाशित हुई उनकी बात यहां पर करनी। तो जो ऑगस्ट काम्टे का जो मृत्यु है वो पहले पता होना चाहिए। देख, तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 1818 में हुआ था और मृत्यु 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ये बाद में आई है। और गुंद्रेजे 3 और 5 यहां सही जवाब लगेगा। और एक चीज, दास कैपिटल भी 3 भागों में था है। तो एक भाग, पहला भाग इनके जब ये जीवित थे तब प्रकाशित हुआ था, और दूसरा और तीसरा भाग मृत्यु के बाद। इनके दोस्त थे एंजल्स, उन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, इनके दोस्त थे फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने प्रकाशित कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से फूको के शरीर, स्व और समाज और शक्ति के विचारों से कौन प्रभावित था। यानी कि जो फूकॉल्ट की जो विचारधारा है उससे बेसिकली कौन प्रभावित होता दिखाई देता है, उससे दिखाई देते जोनाथन टर्नर। एडोर्नो कैसे हैं, आलोचनात्मक संप्रदाय से जुड़े चिंतक हैं। आलोचनात्मक संप्रदाय जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल भी कहा जाता है, जर्मनी में है। और सौसरे क्या है, भाषा विज्ञानी हैं, दुनिया के सबसे बड़े भाषा विज्ञानी यही हैं। अगला है, एक तरफ बुक्स दे रखी है और दूसरी तरफ अध्येता यानी थिंकर्स दे रखे हैं। तो यहां बताना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज गांधी जी, डी को दूसरे नंबर पे ले जाइए। तो डी का दूसरा देखो मिल गया, सारे विकल्प ऑटोमेटिक सही। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, एक पकड़ लो सब समझ में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे वाली बात होती है इनमें।
ठीक है। फिर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे, जिसमें अच्छा हिंदू स्वराज में इन्होंने 1909 में लिखा था और कहा था इसमें जो मेरे विचार हैं वो परमानेंट विचार हैं। इरावती कर्वे ने नातेदारी को उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के आधार पर विभाजित करा। कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन, ये जीएस घुरिये की पुस्तक है। इसमें जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई थी। समाज का खंडात्मक विभाजन, खान पान पर प्रतिबंध, सामाजिक धार्मिक नियोग्यता, अंतःविवाही, व्यवसाय पर प्रतिबंध, ऐसे इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर स्टेज, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पहले का तीसरा। फिर ये मार्च 2023 में प्रश्न पूछा गया, संप्रेषणी क्रिया के बारे में किसने चर्चा करी? कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में किसने चर्चा करी है? तो देखिए, जो संप्रेषणी क्रिया के बारे में चर्चा करी है वो आपके जुर्गेन हेबरमास ने करी है। हेबरमास ये जर्मन संप्रदाय से जुड़े चिंतक हैं या आलोचनात्मक संप्रदाय से जुड़े चिंतक हैं। इनकी बुक है द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इनका एक सिद्धांत और है, वैधता का संकट। लिजिटिमेसी क्राइसिस। ठीक है, वैधता का संकट। अगला है, किसने आई और मी की अवधारणा दी? तो आई और मी की अवधारणा देने वाले मीड हैं। ये प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद से जुड़े हैं। इनका कंसेप्ट आई, फिर मी, फिर सामान्यीकृत अन्य, फिर विशेषीकृत अन्य। इनकी बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। इंडियन साधु नामक पुस्तक किसने लिखी? जीएस घुरिये ने। तो ये हुआ कि भाई साधुओं का क्या आज के समाज में कोई महत्व है? तो जीएस घुरिये ने कहा बिल्कुल, साधु जो है वो समाज के लिए बहुत जरूरी है और उनका समाज में बहुत महत्व है। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है। फिर एंथोनी गिडिंग्स ने निम्नलिखित में से किसकी चर्चा करी? तो तटस्थ, ये काल, दूरी, टाइम एंड स्पेस डिस्टेंस के बारे में, कि एक समय में आप पूरी दुनिया से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो, कहीं भी जुड़ सकते हो, किसी से भी जुड़ सकते हो। तो इन्होंने टाइम, स्पेस, डुअलिटी, स्ट्रक्चरेशन, है ना, ऐसे तमाम अवधारणाएं इन्होंने दी हैं। अगला, अल्फ्रेड शुट्ज के उपागम में किस दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो अल्फ्रेड शुट्ज का जो उपागम है वो बेसिकली आता है प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत, है ना, फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये इसके जनक भी बोले जाते हैं। अभिनय शास्त्र के कौन है? आपके गॉफमैन है, इरविंग गॉफमैन है, इसके जनक हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के हर्बर्ट ब्लूमर हैं, और मीड का नाम भी इससे जोड़कर देखा जाता है। नरजाति केंद्रवाद से कौन जुड़ा है? गारफिंकल। इनकी बुक भी है स्टडीज ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। है ना, तो ये काफी जो है बड़े चिंतक कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न है। तो यहां देखिए दिया है अवधारणाएं और चिंतक। तो डिसएबेंडिंग वैज्ञानिक प्रबंधन किससे जुड़ जाएगा? टेलर से जुड़ जाएगा, ये लोक प्रशासन के चिंतक हैं। हाइपर रियलिटी किसके साथ जुड़ेगा? डिसएबेंडिंग की अवधारणा भी इनके साथ एंथोनी गिडिंग्स के साथ जुड़ जाएगी। बी का तीसरा लग जाएगा। सी का पहला, साइबोर्ग की अवधारणा डोना हैरावे की है, और हाइपर रियलिटी की अवधारणा जीन बॉर्डिलार्ड की है। ये कहते हैं आधुनिक जो समाज है, उत्तर आधुनिक समाज, ये कैसा है? हाइपर रियलिटी वाला समाज है, जहां सच्चाई कुछ नहीं होती लेकिन सब कुछ सच जैसा दिखाई देता है। तो इसको एक ऐसा समाज बताते हैं, हाइपर रियलिटी का समाज बताते हैं। तो दोस्तों ये जो एमसीक्यू बेस्ड 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है, ये इसी तरह शानदार ढंग से चलती रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे छात्रों को इससे बहुत लाभ मिलेगा और उनका जो आगामी परीक्षा उसमें निश्चित तौर पर सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।